तो बच्चों पिछले वीडियो हम पढ़ चुके हैं परावैद्युतांक, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुल आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों के मध्य बल का मतलब किसी निकाय में अधिक आवेश उपस्थित हैं तो उनके मध्य बल हमें ज्ञात करना है। और इससे पहले हमने किन दो आवेशों के मध्य बल पढ़ा था, और तो अब यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, बहुल आवेशों के मध्य बल। बहुल आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत, तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। ये डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा सा है। अब देखो ये यहाँ से दिख नहीं रहा, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, देखो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। माना किसी निकाय में दो से अधिक आवेश उपस्थित हैं। बहुल आवेश का मतलब अधिक आवेश। देखो माना कि एक आवेश ही हो गया, एक आवेश ही हो गया। इस प्रकार से किसी निकाय में बहुत से आवेश क्या हैं, उपस्थित हैं। माना कि आवेश Q1 है, ये Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q0 मान लो। Q0 एक परीक्षण आवेश को Q0 से व्यक्त करते हैं। परीक्षण आवेश को किसे व्यक्त करते हैं, Q0 से। माना कि Qn आवेश है। इस प्रकार से किसी निकाय में बहुत से आवेश उपस्थित हैं, और जब बहुत से आवेश उपस्थित हैं तो इस डेरिवेशन को करने से पहले एक कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। हमने वहाँ केवल दो आवेशों के मध्य बल ज्ञात किया था, और यहाँ अधिक आवेश हैं, तो क्या किन्हीं दो आवेशों के मध्य बल कार्य कर रहा है, उस बल का प्रभाव अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित होगा। क्या किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित होगा या नहीं। तो ध्यान रखना कि ये किन्हीं अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होगा। तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य यदि निकाय में बहुत से आवेश उपस्थित हैं, बहुल आवेश हैं, तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। और जब प्रभावित नहीं होगा तो हम किसी एक आवेश पर यदि हम बल ज्ञात करेंगे तो सभी अलग अलग आवेशों के कारण जो बल लगेगा सभी को जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो कुल क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। हम किन्हीं दो आवेशों के मध्य बल ज्ञात किया था पहले। अब निकाय में कितने आवेश उपस्थित हैं, बहुत से आवेश उपस्थित हैं। तो किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण बल ज्ञात करना है, तो बल ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक आवेश के कारण उस पर लगने वाले बल को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। और जोड़ेंगे कैसे, बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि। तो सदिश राशि है तो हम योग कौन सा करेंगे, सदिश योग। समझ में आ गया कि नहीं। तो एक पॉइंट ध्यान रखना है कि यदि किसी निकाय में बहुल आवेश उपस्थित हैं या अधिक आवेश उपस्थित हैं तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस डेरिवेशन को कर लेते हैं। तो अब बात आती है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। हम अध्यारोपण के सिद्धांत से ही बहुल आवेशों के मध्य बल ज्ञात करेंगे। किसके सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो देखो माना कि कोई निर्देश तंत्र है, ये एक्स वाई एच हो गए, ये एक्स अक्ष हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वाई एच, वाई एक्सिस। माना कि इसमें कुछ आवेश उपस्थित हैं। माना कि यहाँ कौन सा आवेश कर लो, एक आवेश यहाँ रख दो, एक आवेश यहाँ रख दो, और एक आवेश यहाँ रख लो। कम आवेश ले लेते हैं, चित्र स्पष्ट तो बनेगा कम से कम। देखो ये आवेश माना कि Q1 है, और ये आवेश क्या है, Q2, ये आवेश क्या है, Q0। Q0 एक परीक्षण आवेश होता है। Q0 क्या है, ध्यान रखना इसका, ये कभी कभार परीक्षा पूछ लिया जाता है। Q0 क्या है, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश क्या है, डेफिनेशन पूछ ली जाती है। परीक्षण आवेश क्या है, तो परीक्षण आवेश एकांक धनावेश होता है। परीक्षण आवेश क्या होता है, एकांक धनावेश। ये क्या होता है, एकांक धनावेश होता है। परीक्षण आवेश क्या है, एकांक धनावेश होता है। इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसका विद्युत क्षेत्र होता है क्या, नहीं होता है। इसका विद्युत क्षेत्र होता है क्या, नहीं होता है। तो ध्यान रखना, परीक्षण आवेश क्या है, परीक्षण आवेश एकांक धनावेश है जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। या हम ये कह सकते हैं हम इसको परीक्षण के लिए उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। और जब अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है तो हम उसके साथ परीक्षण कर सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। और अगर बात देखी जाए तो परीक्षण आवेश देखो,
माना कि दो पहलवान हैं, वो समान ताकत के हैं, यदि उनको लड़ाया जाए तो उनकी ताकत का पता चलेगा कि किसमें कितनी ताकत है, नहीं पता चलेगा, क्योंकि दोनों बराबर टक्कर के हैं। यदि एक को दुर्बल कर दिया जाए, इसका मतलब अपना कोई वजूद नहीं हो, जैसे यहाँ परीक्षण आवेश है, एकांक धनावेश, इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो इसका अपना खुद का कोई विचारे का वजूद नहीं हो, तो उसके साथ किसी पहलवान को लड़ा दिया है तो उसको खूब पीटेगा, वो पता चल जाएगा उस पहलवान के अंदर कितनी ताकत है, पता चल जाएगा नहीं। ऐसे ही हमने यहाँ परीक्षण आवेश Q नोट लिया है, इस पर इन आवेशों के कारण क्या लगेगा, बल लगेगा। तो हमने इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, किसी पर बल नहीं लगा रहा है, लेकिन इस पर सभी बल लगा रहे हैं, तो इसके कारण इस पर लगेगा, इसके कारण इस पर लगेगा, अन्य आवेशों के कारण भी इस पर लगेगा। तो हम उन बलों का अच्छे से आकलन कर पाएंगे, क्योंकि ये खुद बेचारा कुछ भी नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि एकांक धनावेश है और इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, अपना कोई बल नहीं लगा रहा, तो हम दूसरे के बल का इस पर एहसास कर सकते हैं, प्योर रूप से हम उस बल को ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए हमने इसको परीक्षण आवेश को यहाँ प्रयोग में लिया है। समझ में आ गया कि नहीं? अब माना कि इसमें मैं ज़्यादा आवेश नहीं ले रहा, कम आवेश ले रहा हूँ ताकि चित्र स्पष्ट बने, तो Q1, Q2, Q नोट और Qn, किसी निकाय में कितने आवेश उपस्थित हैं, n आवेश उपस्थित हैं, n का मतलब कितने भी आवेश उपस्थित हैं। अब एक बात बताओ, हम सदिश रूप में बात करेंगे, क्योंकि जो हमने कूलम नियम पढ़ा था हमने उसका सदिश रूप भी पढ़ा है। तो यहाँ जो बल एक सदिश राशि है, तो हम इनका जो योग करेंगे, सभी बलों का योग करेंगे तो सदिश योग करेंगे। सदिश योग करेंगे तो इनकी स्थितियाँ भी कैसी होंगी, सदिश में ली जाएंगी। तो Q1 के लिए स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर, ध्यान आ रहा है गुरुदेव, R2 वेक्टर, और इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, कहाँ से 11 में पढ़ा है स्थिति सदिश R1 वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, ये R1 वेक्टर हो गया, ये क्या हो जाएगा R2 वेक्टर। इसके लिए R नोट वेक्टर, Q नोट का क्या हो जाएगा R नोट वेक्टर, इसका क्या हो जाएगा Rn वेक्टर, होगा कि नहीं होगा। ये क्या है, इसके स्थिति सदिश। अब हमने जो बल ज्ञात किया था उसमें हमने ये दूरियां ली थी, हम इस पर परीक्षण कर रहे हैं, परीक्षण आवेश पर ही परीक्षण किया जाएगा। तो Q नोट के मध्य की दूरी देखें, Q1 से Q नोट के मध्य की दूरी, Q2 से Q नोट के मध्य की दूरी, Qn से Q नोट के मध्य की दूरी। अब देखो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, हम ज्ञात कर रहे हैं Q नोट आवेश पर Q2 के कारण बल, Q1 के कारण Q2 पर बल, Q नोट पर Qn के कारण बल। Q नोट पर जितने भी उस निकाय में आवेश उपस्थित हैं उनके कारण हमें बल ज्ञात करना है। और मैं एक बात बता चुका हूँ कि नहीं, दो आवेशों, अगर किसी निकाय में बहुत से आवेश उपस्थित हैं तो उनमें से किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। जब प्रभावित नहीं होगा तो उस निकाय में किसी एक आवेश पर यदि हम कुल बल ज्ञात करेंगे तो सभी के कारण लगने वाले अलग अलग बलों को क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे, तो हमें परिणामी बल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ देखो Q1 के कारण Q2 पर बल की दिशा ये हो जाएगी, कौन सी होगी, F Q नोट पर Q1 के कारण, Q1 के कारण किस पर, Q नोट, ये जीरो नहीं, Q नोट बोलते हैं इसको, Q1 के कारण Q नोट, तो F नोट पर 1 के कारण वेक्टर, ये तो हो जाएगा F Q नोट पर Q1 के कारण बल। अब ऐसे ये यहाँ हो जाएगा, ये इसके कारण इस पर बल कितना हो जाएगा, F नोट 2 वेक्टर, होगा कि नहीं होगा। अब Qn आवेश है, इसके कारण बल की दिशा ये होगी F नोट n वेक्टर, होगी कि नहीं होगी, Qn के कारण F नोट n वेक्टर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की R नोट 1 वेक्टर, होगी कि नहीं। Q1 से Q नोट के मध्य की दूरी, Q1 से Q नोट के मध्य की दूरी R नोट 1 वेक्टर, ये वाली दूरी Q2 से Q नोट के मध्य की दूरी
आर नॉट 2 वेक्टर होगी कि नहीं। अब ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, आर नॉट n वेक्टर होना चाहिए। चित्र समझ में आ गया। अब हम अलग अलग सेपरेट बात कर लेते हैं, Q1 के कारण Q0 पर क्या बल लगेगा, Q1 के कारण Q0 पर क्या बल लगेगा, Q2 के कारण Q0 पर क्या बल लगेगा, Qn के कारण Q0 पर क्या बल लगेगा। सभी के बल ज्ञात कर लेंगे और उनको क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे, वो परिणामी बल आ जाएगा। यही क्या कहलाएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत समझ में आ गया। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, यदि किसी निकाय में बहुत आवेश उपस्थित हैं, तो यदि किसी निकाय में अनेक आवेश उपस्थित हैं, तो किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। समझ में आ गया कि नहीं। अरे किसी निकाय में अनेक आवेश उपस्थित हैं, तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल उन सभी अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जितने भी आवेश हैं उनके कारण जो बल लग रहे हैं उनका क्या कर दो, सदिश योग कर दो, तो किसी एक आवेश पर परिणामी बल आ जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत। समझ में आ गया कि नहीं। इसको वीडियो में से लिख लेना, ऐसे मतलब वीडियो में से लिख लेना, नोट्स ले लेना, PDF है उसकी। अब बहुत देखो, यहाँ हम बात करते हैं Q1 के कारण Q0 पर बल। Q1 के कारण Q0 पर बल क्या होगा पता, Q1 के कारण Q0 पर बल। तो इसको व्यक्त कैसे करेंगे, F01 वेक्टर कौन सा है, Q1 के कारण Q0 पर कौन सा हो जाएगा, F01 वेक्टर हो जाएगा। अब F01 वेक्टर क्या हो जाएगा, कूलॉम नियम से K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ R किस में आएगा, R01 स्क्वायर। देखो इसके मध्य की दूरी तो ली जाएगी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का वर्ग। अब दूरी ले रहे हैं तो इसको मॉड में ले लो, तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन मॉड R01 वेक्टर का वर्ग। इसमें क्या लगा दो, वेक्टर लगा दो, सदिश। अब इसका सदिश रूप बनाने के लिए R कैप नॉट 1, ये क्या है, एकांक सदिश। एकांक सदिश मैंने आपको पढ़ाया था। एकांक सदिश का मतलब क्या है, जैसे एक कैप क्या है, एक एकांक सदिश है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। याद आ रहा है कुछ। तो ये क्या हो गया, इसका सदिश रूप हो गया। ये तो किसके कारण हो गया, Q1 आवेश के कारण Q0 पर। इसी प्रकार से हम किस पर ज्ञात करेंगे, Q2 के कारण Q0 पर, Q3 के कारण Q0 पर, Q4 के कारण Q0 पर, Qnवें आवेश के कारण Q0 पर। सभी को ऐसे ज्ञात कर लेंगे। लेकिन मैंने यहाँ कितने आवेश लिए हैं, 2 आवेश लिए हैं। अब देखो ऐसे ही Q2 के कारण Q0 पर बल, तो कितना हो जाएगा, F0 2 वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा, अरे Q0 पर किसके कारण, 2 के कारण, तो क्या हो जाएगा, K यहाँ 1 नहीं आएगा, नॉट आएगा, क्योंकि आवेश को हमने किससे व्यक्त किया है, Q0 से। पर यहाँ 1 पर करते तो 1 आता है, तो यहाँ क्या आएगा, Q0 Q2, ये 1 है पहले के कारण Q0 पर, तो Q0 पर किसके कारण, पहले के कारण। समझ में आ रहा है। ये 1 2 ऐसे रट्टा लगा हुआ है कि हमेशा Q1 Q2 करते हैं। तो यहाँ 0 1 करना है स्थिति के हिसाब से। तो यहाँ क्या करना है, Q2 के कारण Q0 पर, तो Q0 Q2, अरे Q2 के कारण Q0 पर। अब नीचे क्या आएगा, मॉड R02 वेक्टर का वर्ग 2 कैप, ये तो आएगा। यहाँ तक समझ आ गया। ऐसे ही Q3 आवेश मैंने यहाँ लिया नहीं है, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं Qnवें आवेश की। किसकी बात कर लेंगे, Qnवें आवेश की। तो Qn के कारण Q0 पर बल क्या हो जाएगा,
नॉट एन वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा, के क्यू नॉट क्यू एन, अरे एन भी आवेश के कारण क्यू नॉट पर, एन भी आवेश के कारण क्यू नॉट पर, अपॉन क्या हो जाएगा आर नॉट एन वेक्टर का वर्ग आर नॉट एन कैफ। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? अब किसकी बात करेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल किसी एक भिन्न भिन्न आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जब सदिश योग के बराबर होगा तो हम इनको क्या कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिलहाल यही काम आएंगे। इन सभी को क्या करना है, अध्यारोपण के सिद्धांत से F1 वेक्टर को जोड़ दो, F नॉट 1 वेक्टर को प्लस F नॉट 2 वेक्टर प्लस F नॉट 3 वेक्टर प्लस F नॉट 4 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस F नॉट n वेक्टर, ऐसे करेंगे। तो मैं इस सभी को मिटा रहा हूँ। फिर अब बात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से, इसको आगे ड्राइव करो। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से अध्यारोपण के सिद्धांत से तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि जो कुल बल है, किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये किसका नियम है, अध्यारोपण का। तो अब देखो क्या हो जाएगा, F नॉट 1 वेक्टर प्लस F नॉट 2 वेक्टर प्लस, अब यहाँ मैंने दो ही दिए हैं तो दो ही सफिशियंट है, डैश 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 प्लस। देखो यहाँ प्लस लगा के छोड़ना है, प्लस लगा के ही पकड़ना है, क्योंकि अगर ये आपने प्लस नहीं लगाया तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो प्लस F नॉट n वेक्टर, ये किसका सिद्धांत है, अध्यारोपण का। अब यहाँ मान रखने F नॉट 1 वेक्टर आप ज्ञात कर चुके थे, क्या था, के क्यू नॉट Q1 अपॉन मॉड R नॉट 1 वेक्टर का वर्ग डॉट R नॉट 1 कैप प्लस के क्यू नॉट Q2, इसकी क्या आ जाएगा, अब इससे पर जस्ट पहले ज्ञात किया हमने, तो क्या हो जाएगा के क्यू नॉट Q2 अपॉन R नॉट 2 वेक्टर का वर्ग डॉट R नॉट 2 कैप प्लस डैश 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 हो जाएगा प्लस इसका क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट क्यू एन अपॉन मॉड R नॉट n वेक्टर का वर्ग डॉट R नॉट n कैप। होगा कि नहीं? अब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, देखो इसमें के क्या आ रहा है, कॉमन, क्यू नॉट भी कॉमन आ रहा है सभी में से, अरे के और क्यू नॉट क्या आ रहा है, कॉमन। तो यहाँ के को क्या रख दो, कॉमन, क्यू नॉट को भी क्या रख दो, कॉमन। अब अंदर क्या बचा, Q1 अपॉन मॉड R नॉट 1 वेक्टर का वर्ग R नॉट 1 कैफ, ये तो आएगा, प्लस Q2 अपॉन मॉड R नॉट 2 वेक्टर का वर्ग डॉट R नॉट 2 कैफ प्लस डैश 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 प्लस क्या आ जाएगा, Qn अपॉन R नॉट n वेक्टर का वर्ग डॉट R नॉट n कैफ, ब्रैकेट बंद कर दो। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नेक्स्ट इससे आगे पढ़ लेते हैं, ये मिटाना पड़ेगा। अब देखो मैं इसको सिग्मा के रूप में लिखना चाह रहा हूँ। मैथमेटिक्स स्टूडेंट वाले अपने आप समझ जाएंगे, लेकिन सभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि देखो इजी तरीका क्या है। के क्यू नॉट, मैं इसको सिग्मा के रूप में लिखना चाह रहा हूँ। इसको किस रूप में, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, देखो ये क्या है, सिग्मा है, और ये क्या है, समाकलन है। अरे समाकलन लिख दो, एक शब्द आता है सम, क्या आता है, सम मीन्स क्या होता है, योग होता है।
अरे समेशन तो आपने ज्ञात किया है, सम मीन्स होता है योग, तो योग होता है, तो ये जो एस है सम का क्या एस का एक मॉडिफाई रूप क्या हो गया समाकलन, इंटीग्रेशन। मतलब समाकलन क्या करता है, समी से योग होता है तो समाकलन क्या करता है जोड़ता है। मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था, समाकलन बहुत ही अच्छे से पढ़ाए थे और उसमें ये बताया था समाकलन में क्या होता है, छोटे अल्पांश लिए जाते हैं, उनका योग करके किस प्रकार से क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। जैसे जो नियमित आकृतियाँ होती हैं उनका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल है आप ज्ञात कर लेते हो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है, आप ये नियमित जो आकृतियाँ उनका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हो। लेकिन बात की जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, राजस्थान की कौन सी आकृति है, भारत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करोगे। तो ये समस्या पैदा हुई कि जो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो ये इसका समाधान क्या है समाकलन। इनके क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किए जाते हैं समाकलन से, अल्पांश लिया जाता है, उस अल्पांश का क्षेत्रफल उसका क्या कर दिया जाता है समाकलन, इससे संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाता है। तो ये समाकलन क्या करता है योग करता है, ठीक है। ऐसे ही सिग्मा है, सिग्मा भी क्या करता है, अरे एस का मॉडिफाई रूप समाकलन इंटीग्रेशन, और ये क्या है सिग्मा, ये एस का ही तो मॉडिफाई रूप है, तो सिग्मा क्या करता है जोड़ता है, सिग्मा क्या करता है जोड़ता है। तो यहाँ भी हम इसको किसके पदों में लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी योग हो रहा है, सिग्मा के पदों में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो सिग्मा लिखो इसको Q अपॉन आर नॉट, यहाँ में आई कर देता क्यू आई आर नॉट आई मॉड वेक्टर का वर्ग आर नॉट आई, यहाँ भी क्या है कैप, मैंने ऐसे लिखा है। अब देखो यहाँ मैंने क्यू आई लिख दिया है, यहाँ भी क्या लिख दिया है आई, यहाँ भी क्या है आई है या नहीं है। अब यहाँ जो हम करेंगे वो आई इक्वल कहाँ से कहाँ तक कर देते हैं 1 to n, आई इक्वल कहाँ से कहाँ तक है, इसका मतलब क्या हो गया आई का मान 1 से कहाँ तक है n तक। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पहले हम 1 रखेंगे, फिर क्या करेंगे प्लस करेंगे, फिर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, फिर प्लस करेंगे, ऐसे ही करते करते हम n तक मान रख लेंगे और उनको जोड़ते जाएंगे। तो ये देखो किस में खुलेगा, खुलेगा कि नहीं खुलेगा, खुल रहा है कि नहीं। तो देखो इसको खोलने के लिए इसी को मैं ओपन कर रहा हूँ, देखो ऐसे कैसे ओपन होगा के क्यू नॉट, सिग्मा को हटाओ तो क्या आएगा यहाँ, इसमें क्यू आई की क्या आ जाएगा 1 अपॉन आर नॉट आई की क्या आ जाएगा 1 वेक्टर का वर्ग डॉट आर नॉट आई कैप प्लस सिग्मा क्या कह रहा है प्लस करो, सिग्मा क्या कह रहा है प्लस करो, फिर उसकी क्या रखेंगे आई इक्वल 1 to n ही तो है 1 to n, तो पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे ही तो रखना है। तो फिर क्या रखेंगे Q2 आई का मान फिर कितना रखना है 2, ऐसे ही नीचे रखेंगे 3 रखेंगे, ऐसे करके n तक रख देंगे। किस में खुल गया इस पदों में, खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो हम इसको सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं, सिग्मा को ऐसे लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया कि नहीं। तो हम यहाँ तक पहुँच गए, यही क्या है कुल बल है। यहाँ Q नॉट आवेश दिया था मैंने, तो Q नॉट आवेश पर लगने वाला कुल बल कितना आ गया ये वाला, तो ये क्या है कुल बल। समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर डेरिवेशन कौन सा हुआ बहुल आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। समझ में आ गया कि नहीं। कुछ नहीं है, अलग अलग आवेश के कारण बल ज्ञात कर लो, उनको सभी को क्या कर दो जोड़ दो, फाइनली बल आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं।